नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। बर्मा गेस पेपर के सॉल्यूशन का ये सेट नंबर 4 है। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर फंडामेंटल से है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था। इसका सीधा सा उत्तर है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो है इस्तेमाल होता था ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल नहीं होता था। तो ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ये ऑप्शन नंबर 1 होगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हु इन्वेंटेड द एडिंग मशीन। एडिंग मशीन का जो है इन्वेंट किसने किया। ठीक है, ये थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ब्लैज पैस्कल। ठीक है, ब्लैज पैस्कल ने एडिंग मशीन का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका उत्तर होगा 1946। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी यूनिक सिंबल्स आर देयर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने यूनिक सिंबल या कितने यूनिक डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा 16 डिजिट। वो 16 डिजिट कौन कौन सा है, तो आपका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए को भी डिजिट माना गया है, B C D E और F। ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 16 है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बाइट्स आर दिस इन 1 किलो बाइट्स। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 1 KB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, इसका उत्तर होगा 1024 बाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टार्ट मोड फॉर विंडोज। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो विंडो का जो डिफॉल्ट मोड होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन 1 है सेफ मोड, ऑप्शन 2 है नॉर्मल मोड, ऑप्शन 3 है कमांड प्रॉम्प्ट, या ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं नॉर्मली स्टार्ट होता है, उसका मोड होता है नॉर्मल मोड। क्वेश्चन नंबर 7, द फाइल सिस्टम एनटीएफएस स्टैंड्स फॉर। आपको एनटीएफएस का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही उत्तर होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, आपका डेटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक प्रोग्राम है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपको डेटा स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन 1 जिप डिस्क, ऑप्शन 2 CD रोम, ऑप्शन 3 हार्ड डिस्क, ऑप्शन 4 फ्लॉपी डिस्क। सही उत्तर होगा हार्ड डिस्क में ज्यादा से ज्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको बताना है इसमें से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 3, दैट इज थर्मल प्रिंटर। जो थर्मल प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर में कौन जो है आपको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है ना। इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन 1 है स्क्रीन, ऑप्शन 2 है मॉनिटर, ऑप्शन 3 है 1 एंड 2 बोथ, या फोर नॉन ऑफ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्क्रीन और मॉनिटर दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इज नॉन एज। ठीक है, कोई एंटिटी है, कोई चीज है जिसका की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और उसका कुछ बिहेवियर होगा, क्या कहलाता है। 1 सब क्लास, 2 ऑब्जेक्ट, 3 क्लास, 4 नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ऑब्जेक्ट कहलाता है। दरअसल ये ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 13, अ ब्लैंक इज एन आइडेंटिफिएबल पीस ऑफ कोड विद इन अ प्रोग्राम विथ अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। किसी प्रोग्राम में एक आइडेंटिफिएबल पीस ऑफ कोड होता है जिसमें कुछ इनपुट भी दिए जाते हैं और कुछ आउटपुट आपको मिलता है, क्या कहलाता है। सही उत्तर होगा वो मॉड्यूल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो साइन दिया हुआ ना, साइन दरअसल यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा, साइन आपका ऐसे होना चाहिए। तो इन C++ दिस सिंबल इज यूज टू। इस सिंबल का इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसका सही उत्तर होगा इस सिंबल का इस्तेमाल कमेंट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी वेज आर देयर टू इंसर्ट कमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग में कमेंट्स जो होता है वो कितने प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि C++ में कमेंट करने का कितना तरीका होता है। इसका सही उत्तर होगा 2 तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ सीक्वेंस ऑफ बाइट इज कॉल्ड अ। सीक्वेंस ऑफ बाइट क्या कहलाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्ट्रीम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सी प्लस प्लस अलाउज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। सी प्लस प्लस कितने प्रकार के इंटीजर कांस्टेंट को अलाउ करता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 प्रकार का। सवाल, वो 3 प्रकार कौन कौन सा है। तो पहला है आपका डेसिमल इंटीजर, ठीक है। दूसरा है आपका ऑक्टल इंटीजर, और तीसरा जो है वो है आपका हेक्सा डेसिमल इंटीजर। ये 3 प्रकार का इंटीजर कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं,
A memory location that is shared by two or more different variables is known as, दो या दो से अधिक जो वेरिएबल होता है ना, उसके लिए मेमोरी लोकेशन जो शेयर किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो मेमोरी लोकेशन दैट इज शेयर्ड बाय, ठीक है, मेमोरी लोकेशन जो कि शेयर किया जाता है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के द्वारा, क्या कहलाता है? वो यूनियन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव सेम टाइप इज कॉल्ड, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या आप वैल्यू भी कह सकते हैं ना, कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज या सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव द सेम टाइप, जिसका टाइप एक प्रकार हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग एरे कहेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 20, द मिनिमम रेंज ऑफ अनसाइंड कैर इज, अनसाइंड कैर का मिनिमम रेंज क्या होता है? वो होता है 0 से लेकर के 255। क्वेश्चन नंबर 21, एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एक्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज नॉन एज, ऑपरेटर्स का, कांस्टेंट का, वेरिएबल का जो वैलिड कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा एक्सप्रेशंस कहलाता है। कैसे? तो देखिए, अगर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 30, ठीक है, यहाँ पर 30 जो है वो कांस्टेंट है, इक्वल टू जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और x जो है वो आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट का जो ये वैलिड कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी स्टार्ट विथ राइट साइड, कौन से ऑपरेटर का जो एसोसिएटिविटी है वो राइट साइड से शुरू होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी राइट साइड से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ऑपरेटर से संबंधित दो बातें होती हैं, एक होता है उसका प्रियोरिटी और दूसरा होता है उसका एसोसिएटिविटी ना। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, आपको बताना है इसमें से रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है। यानी रिलेशनल ऑपरेटर तो जानते ही ना, कंपेयर करने के लिए, तो इसके लिए क्या होगा? ये होगा आपका रिलेशनल ऑपरेटर ना। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंसेप्ट डज द प्री इंक्रीमेंट यूज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था, इस क्वेश्चन को मत देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट का आपको रेंज बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ये 0 से लेकर के 65,535 होगा। मैंने 24 नंबर क्वेश्चन इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसका जो है क्वेश्चंस कुछ और है, ऑप्शंस कुछ और है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 26, द ब्रेसेस आर नॉट नेसेसरी व्हेन लूप बॉडी कंटेन्स अ, आप जानते हैं लूप में, हम लोग लूप का जब बॉडी बनाते हैं ना तो ऐसा लिखते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि आप यहाँ पर लिखे हैं फॉर लूप, है ना, तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ये लूप का बॉडी कहलाता है। तो कह रहा है कि वो कौन सा स्थिति है जहां पर लूप के बॉडी में आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि अगर लूप का बॉडी सिंगल स्टेटमेंट का होगा तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, फोर लूप इज ए, फोर लूप किस प्रकार का लूप है? इसका उत्तर होगा ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। आपके बुक में, आपके गेस पेपर में ये काउंट कंट्रोल लूप दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है। बेसिकली जान लीजिए लूप जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एंट्री कंट्रोल्ड लूप और दूसरा जो होता है वो कहलाता है आपका एग्जिट। यहाँ एग्जिस्ट लिखा है, ये भी गलत है। तो दो तरह का लूप होता है, एंट्री कंट्रोल लूप में आता है फॉर लूप, और क्या आता है? वाइल लूप आता है। और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या आता है? ओनली डू वाइल लूप आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर लूप के बारे में पूछ रहा था, तो फॉर लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है ना। क्वेश्चन नंबर 28, वाइल इज ए और एन, वाइल किस प्रकार का लूप है? तो जैसे बताया गया था कि फॉर लूप और वाइल लूप दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, तो इसका उत्तर होगा ये भी आपका एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। क्वेश्चन नंबर 29, विच कीवर्ड इज यूज टू एंड अ सिंगल इटरेशन ऑफ लूप, आपको बताना है कि वो कौन सा कीवर्ड है जो कि जो किसी लूप में जो सिंगल इटरेशन होता है उसको एंड करता है। इसका उत्तर होगा आपका कंटिन्यू ना। क्वेश्चन नंबर 30, एरे दैट आर डिक्लेयर्ड स्टैटिक आर इनिशियलाइज्ड व्हेन, ये भी थोड़ा सा आपके थोड़ा सिलेबस से हट करके है। आपसे ये कह रहा है कि अगर आपका एरे स्टैटिक डिक्लेयर किया गया है, स्टैटिक क्या होता है सब क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है, अगर आपका एरे स्टैटिक डिक्लेयर किया गया है तो उसको हम इनिशियलाइज करते हैं कब? तो इसका उत्तर दिया हुआ है आपका कि प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, जब आपका प्रोग्राम जो है मेमोरी में लोड होता है तब एरे, हमारा स्टैटिक एरे जो है वो इनिशियलाइज होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू फॉर फाइंडिंग अ वैल्यू इन अ एरे, किसी एरे में वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कौन सा इस्तेमाल होगा टेक्निक? वन बाइनरी सर्च, टू लीनियर सर्च, थ्री बबल सॉर्ट, फोर ऑल ऑफ दिस। आपके गेस पेपर में ऑल ऑफ दिस दिया है जो कि गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका फर्स्ट और सेकंड। आप ये जो फर्स्ट और सेकंड जो देख रहे हैं ना, ये जो है यही इसका सही उत्तर होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों
किसी एलिमेंट एलिमेंट को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। एरे का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी एरे में जो एलिमेंट होते हैं ना, तो आंसर मैंने एक तरह से बता ही दिया। एरे में जो स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एलिमेंट ऑफ एरे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट आर एसोसिएटेड विथ। प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि आप सीएसआर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, गेट सीएच फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, या एसटीआर लेन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। और एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट, और दूसरे भी प्रोग्राम एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको किसके जरिए होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हेडर फाइल के जरिए होगा। हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तभी तो सीएसआर फंक्शन, गेट सीएच फंक्शन ये आप एक्सेस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वॉइड फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। वॉइड फंक्शन को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग सब रूटीन और प्रोसीजर दोनों कहते हैं, यानी थर्ड 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 35, विच फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस फॉर रिड्यूसिंग फंक्शन कॉल ओवरहेड। ठीक है, फंक्शन कॉल ओवरहेड को कम करने के लिए सी प्लस प्लस के द्वारा कौन सा फंक्शन दिया गया है? इसका उत्तर होगा इनलाइन फंक्शन। ये क्वेश्चन क्लास 12 के लिए है ना, क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये क्लास 11 के गेस्ट पेपर में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, अ फंक्शन दैट नीड्स नो रिटर्न वैल्यू इज कॉल्ड। एक फंक्शन जिसमें रिटर्न वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है, उसको हम लोग वॉइड फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज नॉन एज। सेट ऑफ रूल्स जो कि किसी स्टेटमेंट के मीनिंग को बताता है कि हाँ ये रूल है, इस रूल से पता चलता है कि कोई स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, क्या कहलाता है? वो सिमेंटिक कहलाता है। उस सेट ऑफ रूल को हम लोग सिमेंटिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप दैट सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप, यानी कि कुछ स्टेप है जिसको आप फॉलो करेंगे तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हाउ मेनी एलिमेंट वी कैन हैव इन एनी स्ट्रक्चर। किसी स्ट्रक्चर में जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं? उसका उत्तर है 256 एलिमेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इन एन एरे एलिमेंट में बी। किसी एरे में एलिमेंट कैसा हो सकता है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर, आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। एरे के एलिमेंट सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सेकंड नंबर होगा। तो ये था आपका सेट नंबर 4 वर्मा गेस्ट पेपर का, कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 11। ऑलरेडी 3 सेट जो है वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सारे वीडियोस को देखिए। ठीक है, और ये चौथा वीडियो भी आप देखिए। और इतना ही काफी है आपके क्लास 11 के एग्जाम के लिए, और बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है देखने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।